हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। आज का लेक्चर नंबर 7। बच्चों, लेक्चर नंबर 7 एक कंटिन्यूएशन रहने वाला है मैट्रिसेस ये टॉपिक का। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग ने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया। इस चैप्टर के मैट्रिसेस करके था। आई होप सभी लोगों ने देखा है। नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले देख लेना। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा। पूरा प्लेलिस्ट ही दे दिया है, तो उसमें लेक्चर नंबर 6 में जाकर देख लेना। बट अगर आप लोग को प्लेलिस्ट भी नहीं देखना है तो यहाँ पे सजेस्टेड वीडियो आ जाएगा लेक्चर नंबर 6। वहां पे मैंने सिखाया बच्चों क्या मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, मतलब मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, एंड उसके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोग ने पढ़ाई किया। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस, एक फंडामेंटल की तरह काम करेगा आप लोग को आगे जाकर सारे मैट्रिक्स को समझने के लिए। मैंने उसमें टोटल 15 टाइप बताया है बच्चों, एकदम ऐसे शॉर्ट में बताया है। एक एक 2-2 मिनट का एक टॉपिक है। आप लोग जरूर जाकर देख लेना, नोट्स बना देना, तब आप लोग को सारे चीजें समझेगी। तो जो भी हम लोग ने पढ़ाई किया बच्चों लेक्चर नंबर 6 में, वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे। तो वो ऊपर से एक रॉ में मैंने बताया था कि होता क्या है वो पर्टिकुलर, मतलब रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर, डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारी चीजें क्या होती है मैंने ऊपर से बताया था। बट एग्जाम में आप लोग को सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि ये कैसा टाइप का है, ये सिंगुलर है क्या, ये नॉन सिंगुलर है क्या, एंड मेनी मोर थिंग। तो उस चीज को समझने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए हमें क्वेश्चन आंसर्स, हमें प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करने ही होंगे। तो आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करने वाले हैं एंड एंड भी आज ही करेंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, 10 क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस भी है, तो मैंने सब क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं बच्चों। मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले रहा हूं, बिकॉज मेरा काम है यहाँ पे आप लोग को फंडामेंटल बताना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताना, एंड उससे रिलेटेड जो भी है वो सारे चीजें इंफॉर्मेशन देना। अगर आपको एक बार वो सारे चीजें सॉल्व करने आ गई, सबको समझ में आ गया, तो बाकी के सिमिलर क्वेश्चंस, I'm not going to waste my time and your time for all those similar questions, वो आप लोग खुद करोगे। Is that clear? चलो तो एक्सरसाइज 4.4 का स्टार्ट करते हैं आज। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आप लोग ने देखा है तो ही आपको समझेगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको नहीं पता है, फिर से बोलता हूं लेक्चर नंबर 6 में जाकर देख लेना, पूरा देख लेना। 45 मिनट का वीडियो है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A is equal to Aij 3/2 whose elements Aij are given by sub question number 1 Aij is equal to I minus j the whole square whole divided by 5 minus I। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए रहेंगे कि कुछ समझ में ही नहीं आया। सबसे पहले बच्चों कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। उन्होंने बोला है कि एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो, जो मैट्रिक्स होना चाहिए Aij 3/2, मतलब आपका मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो 3/2 का होना चाहिए। इससे आपको एक हिंट मिल चुका है बच्चा, आपका मैक्सिमम जो रो जा सकता है वो 3 है, एंड आपका मैक्सिमम जो कॉलम जा सकता है वो है 2। मतलब I का वैल्यू जो होगा बच्चा वो मैक्सिमम 3 तक जाएगा, 1 से लेकर 3, एंड कॉलम जो होगा बच्चा जो कि J का वैल्यू है वो 1 से लेकर 2 रहेगा। आपका 3/2 का एक मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो आप लोग को है ना बच्चों 3/2 का मैट्रिक्स बनाने का है, मतलब उसमें एलिमेंट्स तो लगने वाले हैं, तो बराबर ना। अभी 3/2 मतलब 3 रोज है एंड 2 कॉलम है, मतलब A1 A2 A1 A11 A12 A21 A22 एंड A31 A32, ऐसे आप लोग को बनाने का है। तो डोंट वरी गाइज, अगर आप लोग ऐसा कंफ्यूज हो रहे तो सबसे पहला देखने का 3/2 बोला है, मतलब I का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक होगा एंड J का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होगा। एंड Aij हम लोग को एक जनरल फॉर्मूला देंगे हम लोग, उसमें आपको I एंड J के वैल्यूज एक एक करके डालने हैं। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं बच्चों। Aij में मैं सबसे पहले डालूंगा A11। यहाँ पे मैंने I का वैल्यू 1 डाला है एंड J का वैल्यू 1 डाला है, बिकॉज दोनों भी फेवरेबल है एंड दोनों भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे बच्चों जो जहां जहां I होगा वहां पर 1 डालने का, जहां जहां J होगा वहां भी 1 डालने का। तो I माइनस J मतलब 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 हो जाएगा। सबको पता है ऊपर 1 माइनस 1 तो 0 होता है, तो ये एंटायर जो भी आप लोग को फ्रैक्शन मिलेगा वो 0 करके ही आंसर देने वाला है, इसलिए मैंने फाइनली डायरेक्टली 0 लिख लिया। तो मुझे A11 का वैल्यू मिल गया, एलिमेंट मिल गया। देखो वैसे ही मैं क्या A12 निकाल सकता हूं, डेफिनेटली निकाल सकता हूं। A12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो I माइनस J मतलब 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अभी आपका I का वैल्यू 1 हो चुका है एंड आपका J का वैल्यू 2 बन चुका है। A12 मतलब Aij, खुद सोचो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन ही करना है और कुछ नहीं। डिवाइडेड बाय 5 माइनस I मतलब 5 माइनस 1 बनेगा, बिकॉज I अभी भी 1 है। यहाँ पे बच्चों 1 माइनस 2 होता है -1, उसका स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 तो 4 होता है। -1 का स्क्वायर आपको पॉजिटिव 1 ही देगा, डिवाइडेड बाय 4। सो यू गॉट अनदर वैल्यू, अनदर एलिमेंट A12। अब गलती से भी बच्चों यहाँ पे A13 नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि
क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो आपका aij में 3/2 लिखा है, तो मैक्सिमम जो j का वैल्यू हो सकता है वो है 2। तो a12 के बाद में आप a13 कर ही नहीं सकते, बिकॉज अगर a13 करोगे तो ये तो 3 कॉलम बन जाएगा, एंड आपका तो यहाँ पे 3 कॉलम अलाउड ही नहीं है, आपके पास 3 रो अलाउ है, 2 ही कॉलम्स अलाउड है। समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग आपको लगाने का है। तो चलो अभी आगे बढ़ते, तो a11 हो गया, a12 हो गया, तो अभी क्या a21 की बारी आ चुकी है। a21 सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करो बच्चों, i एंड j के रेस्पेक्टिव वैल्यूज में डाल देना, और कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, i माइनस j मतलब 2 - 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 - 2 बन जाएगा। सिंपल। 2 - 1 अभी मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं बच्चों, तो आप लोग भी समझ जाना। 2 - 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 - 2 3, मतलब 1/3 बन जाएगा। आपका आंसर मिल चुका है। a21 होने के बाद क्या मैं a22 भी निकाल सकता हूं? डेफिनेटली निकाल सकता हूं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज गाइस, इट विल बिकम 2 - 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 - 2। अगेन बच्चों न्यूमरेटर इज गिविंग मी द आंसर एज 0, तो जाहिर सी बात है आपका जो फ्रैक्शन मिलेगा वो 0 ही करके देने वाला है, आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद a22 होने के बाद हम a23 कर सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज 3 कॉलम नॉट अलाउड। तो यहां पे हम लोग का क्या होने वाला है, a22 होने के बाद a31 कैसे कर पाया? बिकॉज ऊपर फिर से देखो, आई कैन मेक 3 रोज, मेरे पास i का 3 तक जाने का मौका है, चांस है, मैं उधर जा सकता हूं। j का सिर्फ 2 तक लिमिटेशन है, एंड i का भी 3 तक ही लिमिटेशन है, उसके बाद और आगे नहीं जाने सकता मैं यहाँ पे। तो a31 मतलब क्या हो जाएगा, 3 - 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 - 3 बनेगा। 3 - 1 तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 अपॉन बच्चों यहाँ पे 5 - 3 बनेगा 2। इसका भी आंसर फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। 4/2 गिव्स मी द आंसर एज 2 itself, अ वेरी सिंपल इंटीजर। यहाँ पे a32 निकाल सकता हूं बच्चों में, a32 विल बिकम 3 - 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 - 3 हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली 3 ही है। तो वहां पे i का वैल्यू तो 3 - 2 होता है 1 का स्क्वायर होता है 1 itself, 5 - 3 होता है 2। बच्चों आप लोग को हाफ करके मिल गया, यू डोंट हैव टू डू फर्दर एनीथिंग। सिंपल है बच्चों। आगे कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, दैट्स द मैक्सिमम लिमिट आई कुड रीच और हियर। तो उन्होंने बोला हम लोग को यहाँ पे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो, तो जो भी मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे बनने वाला है बच्चा, हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या करना है, ऑल द एलिमेंट्स को बराबर से अपने जगह पे रख देने का। मतलब क्या होने वाला है बच्चा यहाँ पे, इट विल बिकम a इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बच्चों, a11 a12 मतलब 0 एंड 1/4, उतना ही होगा बच्चा। पहला रो खत्म हो गया ना, a11 1 वाला रो खत्म हो चुका है, उसमें दोनों आंसर मिल गए। फिर a21 नीचे आ जाएगा ना 13, बिकॉज इट लाइज इन द सेकंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, तो 21। उसके बाद में a22 0 हो जाएगा। देन आप लोग देख सकते हैं आपका a31 हो जाएगा 2 एंड a32 हो जाएगा 1/2। क्या मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर दिया बच्चों मैट्रिक्स? अगर आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है तो उस मैट्रिक्स के नीचे आप 3/2 करके भी लिख सकते हैं, टू मेक श्योर उन लोग को बताए, आप लोग बता कि देखो मैंने तो यहाँ पे 3/2 का मैट्रिक्स बना दिया है, विच हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स ओवर हियर, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। एंड मैंने यहाँ पे एक ज्योमेट्री अपना मैट्रिक्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। वेरी सिंपल। चलो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने ले रहा हूं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड भी ले रहा हूं। सेकंड वाला मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा है, बिकॉज अगर आप जाकर देखोगे ना तो बहुत ही सिंपल है। वो तो कंस्ट्रक्ट आप लोग चुटकी भर में कर लोगे, इतना ईजी है, उसमें तो फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व नहीं है। समथिंग दैट आई एम लीविंग इट अपॉन यू। बट एक काम करना, पहला ये क्वेश्चन को फिर से देखना, इसको देखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 2 खुद से कर सकते हैं। सेम है बोला बच्चा, अभी भी आप लोग को कंस्ट्रक्ट ही करना है, वही मैट्रिक्स बोला है, 3/2 ही बोला है, मतलब i का वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, j का वैल्यू मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। सेम है, सिर्फ आप लोग का जो फॉर्मूला देंगे वो अलग है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से मिला उनको, नहीं, वो आपको दे के रखेंगे, आप लोग को कोई रटना नहीं है। ये वो लोग आप लोग एक जनरल फॉर्मूला खुद देंगे, ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक जनरल टर्म है कि अगर आपको एलिमेंट निकालना है तो हमने आपको एक फॉर्मूला दे के रखा है, उसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको कुछ रखना याद नहीं रखना है, ये दिया रहेगा। सिंपल है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो a11 पहले निकालेंगे जस्ट द वे प्रीवियस वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 द होल क्यूब है डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 1 + 1 तो 2 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, मैंने 8/5 करके लिख लिया। सिमिलरली a12 निकालो बच्चों, तो i के जगह पे 1, j के जगह पे 2, तो 1 + 2 द होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 + 1 होता है 3 बच्चों, 3 का क्यूब होता है 27, आपको यहाँ पे 27/5 मिलेगा। a13 मत निकालना गलती से बच्चों, फ्लो में a13 कर दोगे, a21 हो जाएगा। अभी एक्चुअली a21 विल गिव मी द सेम आंसर, बिकॉज यहाँ पे 2 + 1 बनने वाला है, बट अल्टीमेटली आंसर तो वही होने वाला है, राइट। सो 2 + 1 इज गोइंग टू गिव मी 3, 3 का क्यूब 27 है, तो आपको 27/5 ही मिलेगा।
इसके बाद में आप लोग a22 निकाल सकते हैं। a22 में क्या होने वाला है, 2 + 2 हो जाएगा द होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5। 2 + 2 होता है 4, 4 का क्यूब होता है 64, तो ये 64/5 करके मिल जाएगा। सिमिलरली गाइज यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अनदर 2 एलिमेंट्स एज वेल, जो कि होगा a31 एंड a32 रेस्पेक्टिवली। चलो मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो बच्चों। तो 3 + 1 होता है यहाँ पे कितना, डिवाइडेड बाय 5 होगा, तो 3 + 1 होता है 4, 4 का क्यूब फिर से आपको 64/5 लाकर ही देगा। एंड लास्ट बट not the list is a32 which will give me 3 + 2 the whole cube divided by 5। 3 + 2 होता है 5, 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5। वैसे 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 करने की जरूरत भी नहीं थी, बट चलो हम लोग ने कर लिया है। 5 एक 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपको 25 वैसे भी मिलेगा, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने यहाँ पे लिखा 125 डिवाइडेड बाय 5। वी ऑल नो बच्चों 125 डिवाइडेड बाय 5 हम कैंसिल कर सकते थे, बट मैंने नहीं किया है। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, बताओ बच्चों क्या है, बताता हूं। यहाँ पे बच्चों अगर मैंने बोला था गिवन मैट्रिक्स क्या होगा, तो गिवन मैट्रिक्स हमारा क्या है, a = सारे यहाँ पे अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो सबसे पहला रो में कौन आ जाएगा, 8/5 हो जाएगा एंड 27/5। फिर दूसरे में 27/5, 64/5। फिर थर्ड में हम लोग अगर देखेंगे रो में 64/5, एंड अगर मैंने 125 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 25 लिखा होता तो मजा नहीं आया होता। क्यों मालूम है, बिकॉज यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हर एक जो आप लोग को एलिमेंट दिख रहा है वो सेम लग रहा है। किस हिसाब से सेम लग रहा है एंड किस वजह से सेम लग रहा है कि एवरीवन हैज अ डिनोमिनेटर, हर एक फ्रैक्शन है एंड हर एक का डिनोमिनेटर सेम है 5। तो मैं क्या कर सकता हूं मालूम है बच्चों, यहां पे डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी एंड मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी में हल्का सा फर्क है। वो आप लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टाइम में ज्यादा सीखोगे। आज हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब तक नहीं सीखे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स होगा, तभी आप लोग उसके बारे में ज्यादा डिटेल में समझ पाओगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप लोग ने स्टार्ट नहीं किया है वो कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं इधर थोड़ा सा हल्के में बता रहा हूं। आपने एक प्रॉपर्टी सीखा था बच्चों, याद है आप लोग को, डिटरमिनेंट्स में, जहां पे आप लोग कॉमन लेते थे। तो अगर आपने कॉमन ले लिया तो या कोई तो एक पर्टिकुलर कॉलम से या फिर पर्टिकुलर रो से ही वो कॉमन बाहर निकलता था। कुछ याद है बच्चों आप लोग को, अगर मैंने कुछ एक ऐसा डिटरमिनेंट बना दिया है एंड आप 2 कॉमन ले रहे हो तो आप वो सब सारे एलिमेंट से 2 नहीं निकलता था, एक पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट से निकलता था, या फिर एक पर्टिकुलर रो, कोई तो रो 1 होगा, रो 3 होगा, या फिर कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 होगा, कुछ भी हो सकता था, उससे निकलता था। मैट्रिक्स में वैसा नहीं होता है बच्चों। मैट्रिक्स में अगर हम कॉमन निकालने जाएंगे तो हर एलिमेंट से निकलता है। ये 11th स्टैंडर्ड में मुझे बहुत कंफ्यूज करता था कि कहां पे कभी कॉमन क्या निकलेगा। डिटरमिनेंट में स्पेसिफिक रो या फिर कॉलम से ही एक बार निकलता है, बट मैट्रिक्स में सारे एक साथ निकल जाते हैं। ऐसा स्पेसिफिक रो या फिर कॉलम नहीं होता है। मतलब मुझे क्या कहना है, मुझे ये बोलना है कि यहां पे मैं 1/5 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1/5 हर एक एलिमेंट से निकलेगा, हर एक एलिमेंट। कोई स्पेसिफिक रो का एलिमेंट, स्पेसिफिक कॉलम का एलिमेंट ऐसा नहीं है, वो डिटरमिनेंट में होता है। यहां पे अगर आप 1/5 को लेते हो तो हर एलिमेंट से 1/5 निकलने वाला है। तो यहां पे बचेगा क्या बच्चों, अगर आप लोग देखोगे तो 8/5 से 1/5 निकला तो 8 बचा, फिर 27 बचा, 27, 64 एंड 125। क्या आप लोग ने यहां पे एक बात देखी बच्चों कि 1/5 को बाहर निकालना मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट था एंड एडवांटेजेस भी था, बिकॉज वो फ्रैक्शन निकालना था एंड वो फ्रैक्शन मेरे पास सारे एलिमेंट फ्रैक्शन थे, इसीलिए मैं 1/5 निकाला एंड दैट वाज द ओनली रीजन बच्चों मैंने 125/5 को 125/5 ही रखा, सो दैट मैं सारे चीजों से 5 को निकाल सकूं, मतलब 1/5 को कॉमन निकाल सकूं। एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सब कुछ समझ में आया रहेगा सभी लोगों को, बहुत ईजी था। लेट्स मूव ऑन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल है, बट क्वेश्चन नंबर 2 है ना बच्चों, बहुत बड़ा है। इसमें 10 सब क्वेश्चन है एंड मैंने ऑलमोस्ट सारे सब क्वेश्चंस लेने का सोचा, सिर्फ 2 सब क्वेश्चंस छोड़े। वो कौन से छोड़े वो भी आप लोग सुनकर ही बोलोगे कि अरे सर अच्छा ही हुआ छोड़ दिया, बिकॉज दैट वाज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनिंग। वो तो आप लोग खुद कर लोगे, इतना सिंपल है। आगे आएगा बच्चों, देखो इन्होंने बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ रो और अ कॉलम, a square, a diagonal, a scalar, a unit, an upper triangular, a lower triangular, a symmetric और a skew symmetric matrix। सामने दिए हुए में से आप डिसाइड करो कि ये क्या है। तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ाई किया था ना, अब यहाँ पे उसको देखकर आपको पहचानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहला डिटरमिनेंट देकर रखा है 3 - 2 4 0 0 -5 0 0 0। तो आपको देखना है बच्चों ये कौन से टाइप ऑफ, ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, खासियत क्या खूबी है यहाँ पे। तो मैं देख रहा हूं बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमने प्रिंसिपल डायगोनल देख लिया।
हमने अगर बहुत सारे बच्चे इधर ये भी बोलेंगे अरे ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है सर, लिख लो स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो मुझे बराबर है, आप लोग गलत नहीं बोल रहे हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने की वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट बच्चों ये भले ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, उन्होंने बोला भी है कि आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट, बट अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिख के आओगे। ठीक है, अभी देखो ना, अगर मैंने आप लोग को एक रेक्टेंगल दे दिया तो आप उसको बोलते हो कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है, वो सबको पता है कि इट्स अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, सबको पता है। आप रेक्टेंगल को देखकर ऐसा बोलते हो कि अरे दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, नहीं, मालूम है हम सभी लोगों को कि रेक्टेंगल जो होता है वो क्वाड्रिलैटरल होता है, वो पैरेललोग्राम भी होता है, सबको पता है। बट वो क्वाड्रिलैटरल के बाद, पैरेललोग्राम के बाद में रेक्टेंगल बनाना, उसकी एक खुद की एक पहचान थी ना बच्चों। तो यहां पे भी अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, बट क्या स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे और एक कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? सो डोंट जस्ट ट्राई टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज यू कुड एक्चुअली सी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर हियर, तो मत लिख के आना, उसके नीचे और कोई सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो देखना है। तो अगर हम इसको देखेंगे ना, तो प्रिंसिपल डायगोनल जो है, मेन डायगोनल जो है, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो है। एंड मैंने क्या बोला था बच्चा, ऑल द एलिमेंट्स, अगर मेरे डायगोनल के नीचे के सारे जीरो होंगे तो हम ऐसे टाइप ऑफ जो मैट्रिक्स होता है हम उसको बोलते थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बराबर है। द गिवन मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज नीचे के सारे जीरो होने की वजह से ये ऊपर ट्रायंगल बनता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे अगर हम लोग, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ये है 0 4 7 -4 0 -3 -7 3 0। पहली बात तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे, इधर तो प्रिंसिपल डायगोनल ही जीरो है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने इसके ऊपर सेशन लिया था पिछले लेक्चर में। अगर आप लोग देखोगे बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल 0 है एंड उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ऊपर 4 है तो उसी के इधर -4 है, उधर 7 है तो इधर -7 है, उधर -3 तो इधर 3 है। अरे ये तो मेरा aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji वाला कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ याद आ रहा है बच्चों आप लोग को? आपका a12 आपका -a21 बन गया, आपका a13 आपका -a31 बन गया, एंड आपका प्रिंसिपल डायगोनल भी 0 था। ये कौन सा था बच्चों? एब्सोल्युटली, अगर आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है तो आप सही जा रहे थे बच्चों, बिकॉज सिमेट्रिक में aij और aj इक्वल होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में aij एंड aj नेगेटिव रिलेशनशिप रखते हैं। ये वाला हमने सीखा था। सब क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिया है देखो मैंने यहाँ पे, एंड सब क्वेश्चन नंबर 4 नहीं लिया है। 3 एंड 4 क्यों नहीं लिया है, टेक्स्ट बुक में जाकर देख लेना, आप खुद बोलोगे कितना सिली है सर, ये तो रो एंड कॉलम मैट्रिक्स है, चिंदी सा है बच्चों, आप लोग खुद कर लेना, बहुत इजी है। सब क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखने के तो 6 0 0 6। पहली बात देख सकते हो बच्चा, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, बट स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ बच्चा अगर हम लोग देखेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे 0 है, तो आप बोलोगे अरे ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है सर, बट नहीं, अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स भी लिख के आते तो भी गलत है, बिकॉज ये एक और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एब्सोल्युटली आपका डायगोनल मैट्रिक्स तो है, बट आपके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम है। व्हेनेवर द डायगोनल के सारे एलिमेंट्स, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं एंड डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं, तो ऐसे टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। देखो ये सारे चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके, अदरवाइज डोंट, इसके आगे जाओ ही मत बच्चों अगर आप लोग को ये सारे चीजें नहीं पता है। आप ये स्किप कर लेते हो, ये बहुत इधर उधर देख लेते हो एंड देन जाते हो आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में सोचकर कि ये सब चीजें कौन पूछने वाला है। बेसिक इज द की, फंडामेंटल इज द की, प्लीज फोकस अपॉन ऑल दिस। सब क्वेश्चन नंबर 6 बोलता क्या है बच्चों, यहाँ पे बोला है 2 0 0 3 -1 0 एंड -7 3 एंड 1। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, बट अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल को देखोगे, इस बार आपके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हो चुके हैं। ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0 एंड व्हेनेवर ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल 0 हो जाते हैं, ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने यहां पे लिख लिया है, वेरी सिंपल। चलो सब क्वेश्चन नंबर 7 में जाए बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 0 0 0 5 0 0 0 एंड 1/3। अब इंटरेस्टिंग है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, सबको पता है। डायगोनल को छोड़कर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को देखो। हाँ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नीचे भी सारे 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऊपर भी सारे 0। समझ में आ रहा है? सिंपल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे?
तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे अरे सर इसको तो हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, आपने बोला था वहां पे कि नीचे भी जीरो ऊपर भी 0, तो मतलब आइदर इट इज लोअर ट्रायंगुलर और इट इज अपर ट्रायंगुलर, हम तो बोलते हैं उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बराबर थे बच्चों, आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते थे, बट ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है क्या, क्लासीफाई वेदर इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और नॉट, नहीं बोला है ना, तो मत लिखो। तो कौन सा था बच्चा, यस, जब आपका प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो थे, हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते थे, याद है बच्चा। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो और हियर, सो वी कुड से द गिवन मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। सब क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, 10 - 15 27 - 15 0 √34 27 √34 एंड 5/3। सबसे पहले अगर फिर से हम लोग देखने जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो आप देख सकते हो बच्चों, आप लोग का जो डायगोनल है उसके इस साइड और इस साइड के नंबर्स देखो, -15 है तो -15 है, 27 है तो 27 है, √34 है, अरे तो √34 है, ये तो कंप्लीटली सिमेट्रिक है। मतलब इट फॉलोज द कंडीशन aij इज इक्वल टू aji, aij इज नॉट इक्वल टू -aji है, इस बार aij इज इक्वल टू aji हो रहा है, कंप्लीटली सिमेट्रिक हो रहा है, तो गिवन मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है ना बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। सब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सब क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आंखें बंद करके सभी लोगों को आ जाता है आगे जाकर, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है बच्चा। जब भी आप लोग को ऐसा दिखता है जहां पे आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, आपका डायगोनल एलिमेंट सेम है बट स्केलर नहीं बोल सकते, डायगोनल एलिमेंट सेम होने के बाद वो सारे 1 है, तो मैं बोल सकता था गिवन मैट्रिक्स, डायरेक्टली बोल सकता विद यूनिट मैट्रिक्स, बिकॉज आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है एंड बाकी सारी चीजें नॉन डायगोनल 0 है। वेरी सिंपल। सब क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बताना मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझता हूँ। 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0, बच्चों को लगता है ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं। यूनिट मैट्रिक्स तब होता है जब आपका डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाला डायगोनल नहीं होता है बच्चा, भले ही वो दिखने के लिए डायगोनल जैसा दिख रहा होगा, बट दैट्स नॉट द प्रिंसिपल डायगोनल। आपका ये वाला जो डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स 1 होने चाहिए एंड बाकी सब 0 होना चाहिए, तो वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। यहां पे ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है बच्चों, बिकॉज आपका इस हिसाब से डायगोनल 1 हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा सोच समझने के बाद बच्चों को लगता है कि क्या है, कुछ दिख तो नहीं रहा है, क्या करे क्या। अरे सिंपल है भाई, देखो अगर आप यहाँ पे डायगोनल को कंसीडर करो, तो डायगोनल को कंसीडर करने के बाद बाकी के नंबर देखो ना बच्चों, 0 उधर है तो इधर 0 है, उधर 1 है तो इधर 1 है, इधर 0 है तो इधर 0 है। अरे ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हियर aij इज इक्वल टू aji जम रहा है, बराबर है। सारे एलिमेंट्स को देखो बच्चों, aij एंड aji इक्वल हो रहा है, सो द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। इस हिसाब से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। सब क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने लिए, 2 सब क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़े हैं, वो रो एंड कॉलम के ऊपर है, आप लोग जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं बच्चों अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। चलो रिकॉल करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप सभी लोगों को याद है। अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स देके रखा है, मतलब a b c p q r एंड 2a minus p 2b minus q एंड 2c minus r, टू चेक वेदर एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है उस मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप लोग को या तो 2 ही आंसर मिलेंगे, या तो वो आंसर 0 मिलेगा, नहीं तो एक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा। ओके अगर 0 हुआ तो सामने वाला मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर नॉन जीरो हुआ तो सामने वाला मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। बस इतना ही है, मतलब आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालने की देरी है। तो मैंने क्या किया मालूम है, यहाँ पे a b c p q r ऑन वट एवर द एलिमेंट्स ओवर हियर वेयर देयर, उसका मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट निकालने का सोचा। अब इस चीज को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं आप लोग को फिर से बताता हूं। तरीका नंबर 1 हमारा नॉर्मल तरीका, एक्सपांड करो, जो बच्चे बहुत सारे प्रेफर करते हैं करने के लिए, मतलब बोलते हैं कि हम लोग एक्सपांड करके आएंगे। बट बच्चों मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, एक छोटा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना, 15 सेकंड लेना चाहता हूं आप लोग का, सुन लेना अच्छी तरह से, कि whenever such kind of question comes, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि expansion will be something that is not favorable। आप expand कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे इसको, बट बच्चों
हो सके जितना ना जब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाए तो डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई किया था ना, स्पेशली वो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, आप बोलोगे सर जब हमें एक्सपांशन जम ही रहा है एंड वो इजी है तो व्हाई आर यू टेलिंग अस टू डू अ डिफिकल्ट मेथड। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू अ डिफिकल्ट मेथड इन योर एग्जामिनेशन फॉर अ व्हाइल गाइस। अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप जो चाहे कर सकते हैं, बट बच्चों जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, तब तक आगे के सवाल आप लोग कैसे सॉल्व कर पाओगे। आप लोगों को उस पर्टिकुलर चीज की प्रैक्टिस की जरूरत है। घर पे बैठकर आपको सबसे पहला प्रैक्टिस, बिकॉज जो चीज आपको आता है वही चीज क्यों बार बार कर रहे हैं। एक्सपांशन आपको आ रहा है, सो व्हाई आर यू डूइंग दोस थिंग्स व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम। मत करो ना। जो चीज आपको नहीं जमता है, जो नहीं आता है, उसको स्किप करने से अच्छा है उसको प्रैक्टिस करो। सो व्हाट डिड आई डू ओवर हियर इज आई डिडंट एक्सपांड एट ऑल। मैंने एक्सपांड ही नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कौन एक्सपांड करते बैठेगा। मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया एंड ये दिमाग अपने आप लगना स्टार्ट होता है धीरे धीरे। कोई ऐसा मैजिकल कोई उसका छड़ी नहीं है बच्चा, ऐसा वॉन्ड नहीं है मेरे पास कि ऐसा दिमाग लग जाएगा। यू हैव टू थिंक। तो इसीलिए वो प्रैक्टिस से ही होता है। हमने प्रैक्टिस किया था, हमें आ रहा है। आप स्किप करोगे तो कभी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया मालूम है, मैंने रो 3 ले लिया एंड रो 3 को क्या किया मालूम है, रो 3 प्लस रो 2 कर दिया, तो R3 प्लस R2। ऐसा करने के पीछे क्या रीजन था देखो, आप लोग देख सकते हैं। ABC विल रिमेन द सेम बिकॉज मैंने सिर्फ रो 3 को चेंज किया है, तो रो 2 भी चेंज हो जाए, सेम रहेगा, सॉरी। एंड रो 3 जो है वो हो जाएगा R3 प्लस R2, मतलब 2a माइनस पी प्लस पी। अरे माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया, 2a बचा, तो 2b माइनस क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, तो 2b बचेगा एंड 2c बच जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मैंने एडिशन करके वो p को कैंसिल कर दिया। अब एक और मैं चीज कर सकता हूं, मैंने डिटर्मिनेंट बोला ना बच्चा, यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा तो एक तो स्पेसिफिक कॉलम या फिर स्पेसिफिक रो से ही मैं कॉमन ले सकता हूं। तो यहाँ मैंने थर्ड रो को चुना एंड उसका 2 को कॉमन ले लिया, तो बाकी के एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता उसको। तो ABC विल स्टिल रिमेन द सेम बिकॉज मैंने उससे 2 कॉमन नहीं लिया। PQR विल रिमेन द सेम, बट नीचे ABC हो जाएगा। अगर आप देखोगे बच्चों तो मैंने एक्सपांड किया भी नहीं, मैंने सिर्फ 2 प्रॉपर्टी क्या यूज कर ली है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 बन गया। कैसे? तीसरा प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, तीसरा मतलब इधर तीसरा प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया, इफ एनी 2 रोज, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। यहाँ पे ABC है फर्स्ट रो में एंड ABC है थर्ड रो में, 0 मिल गया। देखा बच्चा, ये होता है प्रैक्टिस। इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स यू विल लर्न। तो 2 0 होता है बच्चा 0, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 0 होने के वजह से सामने दिया हुआ जो मैट्रिक्स है दैट विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? वेरी सिंपल। सबको समझ में आ गया? कुछ और ट्राई भी करना है ऐसा कुछ तो बहुत मजा आएगा आप लोग को। फाइन, चलो गोइंग फर्दर फॉर अ सब क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हियर। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लेने के ऑलमोस्ट ट्राई किए हैं। दूसरा है बच्चा 505 19900 69905। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे वाह क्या बात है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पहला लिखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। अगर 0 मिला तो सिंगुलर, नॉन 0 मिला तो नॉन सिंगुलर। वेरी सिंपल। तो हम इसको एक्सपांड करेंगे। करो, मुझे क्या, 99 मल्टीप्लाइड बाय 105 करते बैठो, 100 मल्टीप्लाइड बाय 99 करते बैठो, कैलकुलेशन करते बैठना, दिमाग खराब करते बैठना, या फिर स्मार्ट वर्क करो। मैंने यहाँ पे स्मार्ट वर्क कर दिया। इस बार मैंने फिर से R3 ले लिया एंड मैंने इस बार R3 एंड R2 को माइनस किया। ऐसा कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे कोई ऐसा एक परफेक्ट चीज नहीं होता है कि हमने ऐसा ही क्यों किया, ऐसा ही करना चाहिए। वो नंबर का खेल है बच्चों, कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ऐसा करने के वजह से 505 19900 तो सेम रहा, बट मैंने R3 माइनस R2 क्यों किया रहेगा बच्चों? सिंपल था, क्योंकि 6 माइनस 1 करने पर मुझे 5 दिख रहा था, 99 माइनस 99 करने से मुझे 0 दिख रहा था, एंड 105 को 100 से 100 माइनस किया तो 5 दिख रहा था, विच एक्चुअली वॉज कंप्लीटली मैचिंग विथ माई फर्स्ट रो। ये मैंने पहला ओरली देखा कि ऐसे कौन से नंबर का कॉम्बिनेशन करूंगा तो क्या सेम मिल रहा है कि नहीं, 10 सेकंड में मिल गया। यहां पे आप लोग देख सकते हैं बच्चा, आपका रो नंबर 1 एंड रो नंबर 3 के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, इसलिए इसका फाइनल आंसर 0 ही होने वाला है। आप रीजन लिख सकते हैं, रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, आपको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका आंसर 0 मिल रहा है मतलब कहना है बच्चा द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज द डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इज 0। As simple as that, right? सब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नहीं, सब क्वेश्चन नंबर 3 शायद मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ दिया है। हाँ, मैंने सब क्वेश्चन नंबर 4 लिया। हाँ, इस बार पहली बार बचा थोड़ा मैंने 3x3 वाला जो मैट्रिक्स है वो आप लोग को दे दिया एंड 4 सब क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैंने किया है। सब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बच्चा, उसको आप डायरेक्टली एक्सपांड कर लेना।
मैं तो बोलता हूं क्योंकि प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है, वहां पे नंबर छोटे भी है, जल्दी हो जाएगा। एंड उसमें प्रॉपर्टी उल्टा मतलब उधर प्रॉपर्टी यूज करना विल बी अ हेडेक। बड़े बड़े नंबर्स में प्रॉपर्टी यूज करना विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू, बट छोटे छोटे नंबर में एक्सपांड कर लो। तो सब क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपांड कर लेना, सब क्वेश्चन नंबर 4 भी एक्सपांड ही करना है। तो मैंने पहला डिटरमिनेंट निकालने का सोचा, इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करना, कर दो डायरेक्टली। 7 7 49 माइनस ऑफ माइनस 5 4 -20 ना, मतलब 5 into -4, सो माइनस ऑफ -20 हो जाएगा +20। 49 + 20 होता है बच्चों कितना, 69। इज इट इक्वल टू 0? नो, इट्स नॉट एट ऑल इक्वल टू 0। मतलब पहली बार यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं मिला है, इसलिए अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स और हियर इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 0 नहीं मिलने वाला है, उधर भी आपको एक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा। एक्सपांड करके देखो, प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट नॉन जीरो नंबर, तो वो भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ट्राई करना खुद से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं बच्चों। फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, पहले पूछ रहे थे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, अब खुद बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 गारंटेड है एंड आपको के का वैल्यू निकालना है। चिंदी है बच्चों, प्रॉपर्टी भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसे। यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे पहला 2/2 का है, 7 3 - 2k। तो मैंने क्या किया कि सामने वाला मैट्रिक्स तो सिंगुलर है, मतलब डिटरमिनेंट इसका अगर हम निकालने जाएंगे तो मुझे 0 मिल जाएगा। आप चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख सकते थे ऊपर, द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर देयरफॉर द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0 हो गया। कैलकुलेट करो बच्चों, 7 into k 7k माइनस ऑफ -6 हो जाएगा, मतलब +6 इज इक्वल टू 0। 7k इज इक्वल टू -6 बन जाएगा, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बिकम -6 डिवाइडेड बाय 7, मतलब -6/7। आपको k का वैल्यू चुटकी भर में मिल भी गया। सब क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद सब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ले लिया, बिकॉज अगेन सब क्वेश्चन नंबर 2 हैपेंस टू बी एन इजी वन। ट्राई कर लेना खुद से, एक्सपांड ही करना है, के का वैल्यू निकालना है। ओके, ये तो मैं सब क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज सच बताओ तो आपको समझ में आ ही गया है सारी चीजें, अभी आप लोग खुद करने चाहिए। मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होने से पहले ही आप सभी लोगों का मेरा क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। चलो आप लोग स्टार्ट कर दो गाइस मेरे साथ साथ। यहाँ पे उन्होंने वही बोला है बच्चों की सामने दिया हुआ मैट्रिक्स सिंगुलर है, आपको के का वैल्यू निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि सामने में एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बना देता हूं, k -1 2 3 3 1 2 1 -2 एंड 4। एंड ये डिटरमिनेंट जो है वो सिंगुलर होने के वजह से, मैट्रिक्स का सिंगुलर होने के वजह से इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलो एक्सपांड करता हूं, प्रॉपर्टी क्यों यूज करने का, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर है, k -1 मल्टीप्लाइड बाय नीचे के दो ये जो है उसका डिटरमिनेंट 4 माइनस ऑफ -4, तो 4 + 4, फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय 12 - 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -6 - 1 इज इक्वल टू 0 लिखना ना भूले, कंडीशन दिया है। ओके, 4 + 4 होता है 8, 8 को k + 1 के साथ ऊपर ब्रैकेट ओपन करो ना बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 8k + 8 हो जाएगा, 8k - 8 हो जाएगा, k -1 है तो 8k - 8 हो जाएगा। और 12 - 2 होता है 10, 10 into -2 होता है -20, -6 - 1 होता है -7, -7 into 3 होता है -21 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, 8k विल रिमेन द सेम, -20 -21 -41 -41 -8 -49 यहाँ पे इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 8k का वैल्यू आपको मिल जाएगा बच्चों जस्ट सिंपल 49, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल वन, 49 डिवाइडेड बाय 8। कुछ करना मत बच्चों, फ्रैक्शन में ही रहने दो आंसर, क्यों डेसिमल में कन्वर्ट करना। यू आर गोइंग टू गेट एन आंसर एज k इज इक्वल टू 49/8 एंड दैट्स द राइट आंसर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो लगाना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे चीजें इजी, मतलब ये एक्सरसाइज इतना सिंपल है ना बच्चों, फंडामेंटल है बट इतना सिंपल है कि आप लोग इसको खुद करोगे एंड इसके बाद आप लोग को करने की फिर से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड आपको करने की जरूरत नहीं है सच में। वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग, वंस यू आर मास्टर ऑफ दिस थिंग ना, यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स अगेन। एक आध दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट हाँ लेक्चर नंबर 6 में मैंने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सिखाया था ना, उसको बार बार आपको रिकॉल करना है, उसको पॉलिश करते रहना है,
क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम आ सकता है बच्चों 3-4 महीने के बाद आप फिर से थोड़ा भूल सकते हैं कि स्केलर कौन सा था, यूनिट कौन सा था, डायगोनल क्या था, अपर ट्रायंगुलर क्या था, थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग में। सो मेक श्योर आप उसको पॉलिश करते रहना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं गाइस। इफ a इज इक्वल टू 5 1 -1 3 2 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ऐसे चिंदी क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, ये तो एक तरह से आप लोग ने बचपन में पढ़े जैसे क्वेश्चंस है कि अगर मैंने आप लोगों को बोला बच्चा एक नंबर देता हूं 5, उसका माइनस करो, नेगेटिव बोलो तो आप बोलोगे -5, उसका फिर से नेगेटिव करो तो आप बोलोगे माइनस ऑफ -5 विच इज अगेन 5 इटसेल्फ। हमने सेट्स में भी पढ़ा था, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो फिर से ए बन जाता है। सिंपल है बच्चा। वैसे ही अगर आपके सामने कोई भी एक मैट्रिक्स देके रखा हो, उसका ए का ट्रांसपोज निकालते हो तो बेसिकली वो ट्रांसपोज करके फिर से ए ही मैट्रिक्स देता है। यकीन नहीं आता है? बताता हूं, देखो। ट्रांसपोज का मतलब आई होप सभी लोगों को पता है, आप लोग ने मेरा पिछले लेक्चर देखा होगा, नहीं पता है तो फिर से बता देता हूं। a इज इक्वल टू 5 1 -1 3 2 0 करके लिखा है, तो a ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ट्रांसपोज का मतलब होता है बच्चों इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। मतलब जो एक टाइम पे रो के एलिमेंट्स हुआ करते थे अभी वो कॉलम्स के बन जाएंगे, एंड एक टाइम जो कॉलम के हुआ करते थे वो रो के बन जाएंगे। किसी एक को भी इंटरचेंज कर दिया ना तो दूसरा अपने आप हो जाता है। चलो यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में 5 3 जो था ना, अब वो रो नंबर 1 हो जाएगा, तो 5 3। कॉलम नंबर 2 में 1 2 था, अब वो रो नंबर 2 बन गया 1 2। एंड कॉलम नंबर 3 में -1 0 था, अभी वो रो नंबर 3 बन गया -1 0। एंड आप देख सकते हैं आपने कॉलम को रो में कन्वर्ट क्या कर दिया, आपके रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। देखो रो में क्या था, 5 1 -1 था, अभी वो 5 1 -1 कॉलम में आ गया। सो इट्स अ वाइस वर्सा थिंग। इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। नाम देखकर लगता है कि काहीतरी नवीन आहे इकडे, काहीतरी एकदम खतरनाक भयानक घडणार आहे आपल्या समोर, बट ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। ट्रांसपोज, बहुत सिंपल। ओके, ए ट्रांसपोज मिल गया बच्चों यहाँ पे। अभी उन्होंने बोला ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो, मतलब जो ऑलरेडी आपको ए ट्रांसपोज मिला है उसका फिर से ट्रांसपोज निकालो। मतलब बच्चों यहाँ पे हमने जो किया अब उसको फिर से चेंज करो, मतलब आपका अभी जो कॉलम था वो रो में बदल जाएगा। तो आपका कॉलम क्या है, 5 1 -1, तो इधर आ जाएगा 5 1 -1, अब वो रो में गया। एंड दूसरा कॉलम क्या है, 3 2 0, तो यहाँ पे 3 2 0 अभी रो में गया। अब चेक करो बच्चों, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड आपका जो सबसे पहला जो मैट्रिक्स था डिट्टो दिख रहा है बच्चों, 5 1 -1 3 2 0। मतलब क्या किया, ऐसा घूमकर फिर से उधर ही आ गए। हाँ, मतलब एक रिलेशन होता है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, उन्होंने हमसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ही निकालने बोला इसलिए ठीक है, बट आपको एक रिलेशन भी लिखना है तो लिख के रखे नोटबुक में, दैट कि ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करूंगा तो हमें फिर से ए मिलता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला बट इंपॉर्टेंट। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू ए अगेन। क्लियर है? चलो ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूला को लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट रट्टा मत मारना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं लिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में गया हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया है, टेक्स्ट बुक में जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 3x3 का मैट्रिक्स देके रखा है एंड फिर से पूछा है फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। डू यू रियली थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड? नो ना, सेम क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा वैल्यू बदल कर दिया है और कुछ नहीं है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर अगेन। क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। फाइंड ए बी सी इफ सामने दिया हुआ मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सामने दिया हुआ मतलब इतना बड़ा है ना, इसलिए बच्चों यहां पे ना आप लोगों को दिमाग लगाने का है। उन्होंने बोला है कि सामने दिया हुआ मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने क्या सीखा है बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, कि अगर कोई एक गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसका एआईजे जो होता है बच्चों वो एजेआई के साथ इक्वल होता है। आपको डायगोनल मैट्रिक्स को देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका एआईजे और एजेआई हमेशा इक्वल ही होता है, उसका तो टेंशन ही नहीं। बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या सीखा था मालूम है ना बच्चा, अगर डायगोनल एलिमेंट्स के इधर के नंबर एंड इधर के नंबर सेम होने चाहिए क्योंकि वो सिमेट्रिक है। उन्होंने खुद बोला है बच्चों कि ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब गारंटेड है बच्चा कि आप लोग का इधर के सारे के जो एलिमेंट्स है आपको ऊपर के दिख रहे हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और नीचे के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो ऐसा सिमेट्रिकली सेम होने चाहिए। तो बच्चों जरा कंपेयर करो ना, आपको आंसर मिल भी गया समझ लो।
है कि नहीं बच्चा? सिंपल है। अगर आप लोग देखोगे मैं सबसे पहला ए का वैल्यू निकालने का सोचता हूँ, बी का वैल्यू बाद में, सी का। आप देख सकते हो बच्चों बी का वैल्यू 3/5 तो आपको दिख ही रहा है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 एंड सी का वैल्यू -7। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 3/5 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा -7। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बिकॉज AIJ एंड AJI आर इक्वल, मतलब इधर A12 एंड A21 इक्वल हो जाएंगे। तो A12 कौन है 3/5, A21 कौन है B, तो B एंड 3/5 हो गया सेम। A13 एंड A31 विल बी इक्वल, A13 कौन है A है, A31 कौन है -4 है, काम खत्म। वैसे एक और है बच्चा आप लोग का C का -7, वो भी कर दोगे, काम खत्म हो गया। इतना सिंपल है क्वेश्चन नंबर 7 डन एंड डस्टेड। एंड अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 7 आपको जम गया तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ डेंजरस आने वाला है, तो कुछ नहीं है, सेम टू सेम ABC के जगह पे XYZ निकालने को बोला एंड सामने इस बार आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होना ही चाहिए, अदरवाइज वो कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। तो वो तो हो गया है, बट हमें पता है बच्चा कि सामने दिया हुआ जो मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो AIJ और -AJI विल बी ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, बराबर ना? AIJ विल ऑलवेज बी इक्वल टू -AJI। इसीलिए बच्चों आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो ऐसा सिमेट्रिक नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जो भी आंसर ऊपर है उसका नेगेटिव आंसर ये हो जाएगा, जो भी आंसर इधर है उसका वो नेगेटिव आंसर देगा। मतलब बच्चों x का वैल्यू अगर हम देखने जाएंगे तो वो 3/2 नहीं होगा क्योंकि स्क्यू है, तो x का वैल्यू जो होगा वो होगा -3/2। y का वैल्यू जो होगा बच्चा उधर लिखा है -5 आयोटा, आयोटा हो या आई हो फर्क नहीं पड़ता, तो वो -5 लिखा है ना, तो हमारा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो दैट वो अलग अलग रहे, नेगेटिव पॉजिटिव का रिलेशन रहे, तो y का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 5 आयोटा, वेरी सिंपल। एंड z का वैल्यू कितना हो जाएगा, उधर -√2 लिखा है, तो आपको z का वैल्यू क्या हो जाएगा, -√2, तो z का वैल्यू हो जाएगा √2, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है बट इसमें सब क्वेश्चंस है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग इट्स ट्रांसपोज स्टेट वेदर इट इज अ सिमेट्रिक, अ स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में बिकॉज ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है एंड मजा आता है ये क्वेश्चन करने के लिए। वैसे तो बच्चों खाना खाने के लिए ये बहुत इतना सिंपल था, बट इन्होंने जानबूझकर बोला है कि खाना ऐसा नहीं खाना है, आपको पूरा हाथ घुमा कर खाना है आप लोग को। तो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मजा आता है ये सॉल्व करने के लिए, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं मैं बताता हूं। देखो सामने मैट्रिक्स दिया है ऑलरेडी, ये देखो मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -5 2 -3 4 एंड -5 4 एंड 9। अगर आप इसको थोड़ा एक ऐसा 10 सेकंड के लिए भी देखोगे ना तो आपको तुरंत पता ही चल जाएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी देखो 2 2 -5 4 4, अरे तो पूरी तरह से मैच कर रहा है, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं तो ऐसा 10 सेकंड क्या 5 सेकंड में बोल दूंगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बराबर ना? तो उन्होंने मैं लिख सकता हूं, उन्होंने वही पूछा है कि सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है या उनमें से कोई भी नहीं है। बट बच्चों कंडीशन देखो, इस बार उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि AIJ और AJI को देखो एंड बोलो, नहीं 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 नहीं, उन्होंने बोला है बच्चा यूजिंग द ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को समझना मतलब क्या, लेक्चर नंबर 6 में जाए फिर से, चाहे तो लास्ट का 5 मिनट बाकी रहेगा ना तब का वीडियो देखे, मैंने एक नोट लिख के दिया था आप लोगों ने। अगर आपने लेक्चर नंबर 6 का नोट पढ़ा है, लास्ट का एकदम लास्ट के कुछ 2-3 मिनट में बचा है ना, तभी मैंने सिखाया वो नोट। उस नोट में मैंने सब कुछ लिख के दिया था बच्चों, प्लीज जाकर देखना, मैं रिकॉल करके देता हूं वो नोट क्या था। वो नोट था बच्चों क्या, इट वॉज फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए मतलब जो कि मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स एंड उसका ट्रांसपोज हमेशा इक्वल रहते हैं। मतलब एनी मैट्रिक्स ए अगर रहेंगे तो अगर वो सिमेट्रिक रहेगा तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ए का वैल्यू एंड उसका ट्रांसपोज का वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं। एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए का वैल्यू मतलब ए जो मैट्रिक्स है एंड ए ट्रांसपोज का नेगेटिव इक्वल होते हैं, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ये मैंने सिखाया था, याद है बच्चों? वो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा लेट द अबव मैट्रिक्स बी ए। मैं थोड़ा लेजी था तो एक्चुअली आप क्या करो मालूम है, ये मैट्रिक्स को फिर से लिख लो, ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का वैल्यू है ए। उसके बाद मैंने ए ट्रांसपोज निकालने का कोशिश की। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है सभी लोगों को पता है, रो गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉलम, कॉलम गेटिंग कन्वर्टेड टू रो। तो 1 2 -5 अभी 1 2 -5 ऐसा हो जाएगा।
2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4 ऐसा हो जाएगा। एंड माइनस 5 4 9 जो था वो माइनस 5 4 9 अभी रो में बदलेगा। अब चेक करो बच्चों, जरा ध्यान से देखना, अच्छी तरह से देखना, आपका जो मैट्रिक्स ए था ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड आपका जो अभी ट्रांसपोज है उसके सारे एलिमेंट्स डिट्टो मैच कर रहे हैं कि नहीं। देखो ना, 1 2 माइनस 5 2 माइनस 3 4 माइनस 5 4 9। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, हियर ए का वैल्यू मतलब ए जो मैट्रिक्स है एंड ए का ट्रांसपोज जो है वो दोनों इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के साथ परफेक्टली इक्वल है। तो हमारे कंडीशन के हिसाब से बच्चों ये सामने दिया हुआ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने लिख लिया सिमेट्रिक। मतलब इन्होंने बोला ना, खाना ऐसा भी खा सकते थे, देखकर ही पता चल रहा था कि ये सिमेट्रिक है, बट उन्होंने बोला ट्रांसपोज का इस्तेमाल करके करो, तो हमने कर लिया। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोज द मेन रूल इज एनी मैट्रिक्स विल बिकम सिमेट्रिक ओनली व्हेन a इज इक्वल टू 80। मतलब वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रांसपोज इटसेल्फ। सिंपल है। अब सब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 5 1 माइनस 5 4 6 एंड माइनस 1 माइनस 6 3। बच्चों को लगता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि देखो ऊपर 5 है तो इधर माइनस 5 है, इधर 1 है तो इधर माइनस 1 है, इधर 6 है तो इधर माइनस 6 है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे भाई, मैंने आपको पहले भी बोला था बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपका डायगोनल 0 होना चाहिए होता है, वो भी एक कंडीशन है, यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली उधर ही पता चल गया कि ये ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, ना इधर आएगा। बट चेक करते हैं ना, चेक करने में क्या जाता है, पहला ए ट्रांसपोज निकालते हैं। लेट द अबव मैट्रिक्स बी कॉल्ड एज ए। तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बच्चों, कॉलम को रो में लिख लो। 2 minus 5 minus 1 will come in the first row, 5 4 minus 6 will come in the second row, 1 6 and 3 will come in the third row। आपको ट्रांसपोज मिल गया। अब सबसे पहला दिमाग लगाने का एंड चेक करने का कि क्या मेरा A एंड मेरा A ट्रांसपोज इक्वल है क्या। तो मैंने देखा A एंड A ट्रांसपोज इक्वल तो नहीं है। चलो, मतलब पहला कंडीशन तो फेल है कि ये सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। अब ये या तो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, नहीं तो ये नाइदर हो सकता है। चलो, हमने सिमेट्रिक का रिलेशन तो ढूंढ लिया, नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया मालूम है, मैंने हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का रिलेशन क्या था कि हमारा A मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। तो मैंने माइनस ऑफ A ट्रांसपोज भी निकालने का सोचा। चलो देखते हैं ना, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज भी निकालते हैं। बच्चों, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज मतलब क्या मालूम है, A ट्रांसपोज है ना, उसको माइनस दिया मतलब हर एक एलिमेंट को नेगेटिव मिल जाएगा, बराबर है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जो 2 है ना वो -2 बन जाएगा, जो -5 है वो 5 बनेगा, पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। -1 विल बिकम 1, फिर 5 का -5 बनेगा, फिर ये -4 बनेगा, ये फिर 6 बनेगा, -1 -6 एंड देन -3। अब चेक करो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ने कंडीशन देखा था कि क्या A और A एंड A का ट्रांसपोज इक्वल है क्या, नहीं था। फिर मैंने देखा A एंड A का नेगेटिव A ट्रांसपोज जो है वो भी सेम है क्या। तो A देखो ओरिजिनल एंड नेगेटिव A ट्रांसपोज सेम है क्या, अरे वो भी सेम नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों, हियर नाइदर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, मतलब A एंड A ट्रांसपोज इक्वल नहीं है एंड A एंड नेगेटिव A ट्रांसपोज भी इक्वल नहीं है। तो A एंड A ट्रांसपोज इक्वल नहीं होने की वजह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता एंड A एंड नेगेटिव A ट्रांसपोज इक्वल ना होने की वजह से स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। मतलब क्या बचा, एब्सोल्युटली मैंने बोला था, पहले ही हम लोग ने देखकर बोला था कि नाइदर होगा। तो हम बोल सकते देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। वेरी सिंपल बचा। तो सिमेट्रिक भी नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। चलो जाते हैं सब क्वेश्चन नंबर 3। मैंने तीनों ले लिया इसमें क्वेश्चन, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि ले लूं। बट बच्चों, अगर आपको लगता है कि ये वाला आप लोग खुद ट्राई करना चाहते हैं तो कर लो, मेरे साथ कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग था। लेट द अबव मैट्रिक्स बी A। अगर अबव मैट्रिक्स A है बच्चों तो A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, जस्ट रीअरेंज, जस्ट इंटरचेंज। 0 होगा पहला, फिर -1 -2 आयोटा, फिर 2 - आयोटा, फिर 1 + 2 आयोटा, 0 and 7 इन द सेकेंड रो एंड आयोटा -2 -7 and 0 इन द थर्ड। मैंने जब देखा बच्चों यहाँ पे कि मेरा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था A एंड मेरा जो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स था 80, क्या वो दोनों मैच कर रहे थे क्या। तो मैंने देखा नहीं, साइन में बहुत गड़बड़ है, नहीं मैच कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैच नहीं कर रहे हैं मतलब ये तो सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। अब ये नॉन स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। अगर मैंने नॉन सिमेट्रिक बोला तो गलती से बोला, स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, नहीं तो नाइदर होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर में होने के लिए मुझे एक और कंडीशन देखना पड़ेगा एंड दैट इज -80। मतलब
माइनस ऑफ 80 भी निकालना पड़ेगा। क्या होगा, क्या अगर मेरा मैट्रिक्स माइनस 80 के साथ इक्वल हुआ तो कुछ भी हो सकता है ना। चलो यहाँ पे मैंने जानबूझकर थोड़ा लॉन्ग कट मेथड किया आप सभी लोगों को समझने के लिए, जरूरी नहीं था ये करना। सबको माइनस दे दो बच्चों, तो माइनस ऑफ 0 तो 0 ही होगा। फिर 80 चल रहा है, 80 जो दिख रहा है उसका नेगेटिव करना है, तो -1 -2 आयोटा को नेगेटिव दे दो, तो माइनस ऑफ -1 -2 आयोटा। फिर माइनस ऑफ 2 माइनस आयोटा ब्रैकेट में डाल दिया। फिर माइनस ऑफ 1 + 2 आयोटा, माइनस ऑफ 0 मतलब 0, माइनस ऑफ 7 बनेगा, माइनस ऑफ आयोटा -2, माइनस ऑफ -7 डायरेक्टली 7 लिख लिया, एंड 0 का तो 0 हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलो देखते हैं अभी इसको थोड़ा ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, तो 0 विल रिमेन द सेम। अगर बच्चों थोड़ा सा बैठकर कैलकुलेशन करें कि नेगेटिव है तो दोनों को माइनस माइनस मिल जाएगा, तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेंगे, तो दोनों बन जाएगा पॉजिटिव। इट विल बिकम 1 + 2 आयोटा। ओके, एंड यहां पे अगर हम लोग करेंगे तो ये ओपन करोगे ब्रैकेट तो हो जाएगा -2 + आयोटा, बट -2 + आयोटा को मैं लिख सकता हूं बच्चों आयोटा -2, एब्सोल्युटली। चलो इधर ओपन करो, इट विल बिकम -1 - 2 आयोटा, फिर ये 0 रहेगा, फिर ये -7 रहेगा। इसको ओपन करो, इट विल बिकम माइनस आयोटा +2, माइनस आयोटा +2 को लिख सकते हैं 2 - आयोटा। चलो लिख लिया, 7 विल रिमेन द सेम, 0 विल रिमेन द सेम। अब चेक करो बच्चों, मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स मेरे ट्रांसपोज के साथ तो इक्वल नहीं था, बट मेरा ओरिजिनल जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया है क्या वो मेरे नेगेटिव ट्रांसपोज के साथ तो इक्वल है क्या? पूरा डिट्टो सेम दिख रहा है बच्चों, एग्जैक्टली द सेम लग रहा है। इसका मतलब हो रहा है बच्चों हियर ए का वैल्यू मेरे नेगेटिव ए ट्रांसपोज के साथ इक्वल हो रहा है। एंड ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होता है? जब सामने वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक ना हो तो skew symmetric होगा तो। So I can say the given matrix is skew symmetric and it was as simple as that. So तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत ही इंटरेस्टिंग था, डोंट यू थिंक? जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली सच बताओ ना तो क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा बहुत मैच करता है, बट एक मजे की बात यहाँ पे है कि मैच तो करता ही है, बट एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला मालूम है? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, जो हम लोग कर लेंगे। इस बार हमारा 3/2 नहीं है तो 3/3 है, मतलब आई का वैल्यू मैक्स टू मैक्स 3 तक जा सकता है एंड जे का वैल्यू भी 3 तक जा सकता है। आपके पास एक जनरल फॉर्मूला तो उन्होंने देना चाहिए ना, दिया है देखो, aij = i - j। अगर aij = i - j का इस्तेमाल करेंगे तो हम निकाल सकते हैं पहला a11 हो जाएगा 1 - 1 which is equal to 0। फिर a12 भी निकाल सकता हूं, विच इज 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1। कितना सिंपल है। a13 निकाल सकता हूं इस बार क्यों a13 निकाल सकता हूं? बिकॉज j का वैल्यू 3 तक जा सकता है, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। देन a14 मत निकालना, a21 हो जाएगा विच इज 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। a22 will become 2 - 2 which is equal to 0। a23 will become 2 - 3 which is equal to -1। ऐसे एक और ट्राई करना, a31, a32 and a33 respectively। a31 is equal to 3 - 1 which is equal to 2। a32 is equal to 3 - 2 which is equal to 1। and last but not the least guys over here, a33 निकाल सकते हो which is 3 - 3 which is equal to 0। तो बहुत सिंपल था, एंड मैं इसको अभी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो होने वाला है बच्चों वो कैसे होगा? a11 a12 a13, मतलब 0 -1 -2, फिर a21 a22 a23, 1 0 -1, फिर a31 a32 a33, दैट इज 2 1 and 0 रेस्पेक्टिवली, जो कि 3/3 बन गया। चाहे तो लिख सकते नीचे 3/3 करके। बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ हमें कंस्ट्रक्शन करने नहीं बोला था, उन्होंने हमें एक्स्ट्रा एक चीज और करने बोला है, एंड वो क्या है? स्टेट वेदर a इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ट्रांसपोज वगैरह करके जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी aij और aj को है कि नहीं इक्वल देख सकते हैं। पहली बात तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट तो मैंने ऑलरेडी दे के रखा था कि अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स अगर 0 हो जाता है तो संभावनाएं होती है बच्चों ये स्क्यू सिमेट्रिक होने का। तो देखते हैं यहाँ पे बच्चों। सबसे पहले देखो, अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको a12 का वैल्यू जो है -1 है, इधर तो वैल्यूज भी मिले। a12 का वैल्यू -1 एंड a21 का वैल्यू 1 है। देखो दिखा सिंपल है। a11 का वैल्यू 0 है एंड a11 का वैल्यू 0 है, तो वो तो चलेगा। फिर
A21 का वैल्यू देखो 1 है तो A12 का वैल्यू -1 है, वो तो लिया ना। A13 का वैल्यू -2 है A13 का, तो A31 देखो कितना है 2 है। अब देख सकते हो बच्चों हर एक एलिमेंट को अगर आप लोग देखोगे तो ये तो ऐसा हो गया, हियर वी कैन से Aij का वैल्यू आपका -Aji के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। आप लोग देख भी सकते हो, आपके कंस्ट्रक्शन जो किया आपने मैट्रिक्स का उधर भी दिख रहा है। तो ये किसका कंडीशन था बच्चा, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक का था। तो आई कैन से द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो इस हिसाब से एक्सरसाइज 4.4 हमने खत्म भी कर लिया एंड इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डोंट यू रियली थिंक? इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड लेक्चर नंबर 6 परफेक्टली, आपने अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को अच्छी तरह से देखा होगा तो ये तो आप लोगों को कुछ लगा भी नहीं होगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना, आपके अच्छे के लिए ही है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, नॉट ओनली फॉर दिस स्टैंडर्ड बट फॉर अपकमिंग सो मेनी स्टैंडर्ड्स। आगे जितने भी 12th इंजीनियरिंग मेनी मोर थिंग्स आपके लिए काम आ जाएगा। तो आशा करता हूं बच्चों आज का लेक्चर भी आपको समझा है, एक्सरसाइज 4.4 पूरी तरह से समझा है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, इट विल बी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो जरूर बच्चों स्टे ट्यून्ड, द वीडियो विल बी कमिंग वेरी सून। आई होप आज का लेक्चर आपको समझा है, आशा करता हूं आप लोग को अगर ये वीडियो समझा है तो डोंट फॉरगेट टू शो सम लव एंड सपोर्ट बाय हिटिंग द लाइक बटन। एट द सेम टाइम शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दिस वीडियो कैन गेट वायरल एंड सभी लोगों को इसका एडवांटेज मिले। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।